Okay, hello everyone. This is revision session 6 for CA Foundation. ठीक है, और हम लोग वन बाय वन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के सारे यूनिट्स को एक बार कवर कर लेते हैं. मॉड्यूल से ही इसको कवर कर रहे हैं हम लोग, ताकि कोई टॉपिक छूटा ना रह जाए. वैसे तो क्लास में भी हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ाया गया है, पर रिवीजन में भी सारे टॉपिक्स को कवर करने के लिए मॉड्यूल को हम लोग रेफर कर लेते हैं. तो जो सबसे पहला यूनिट आपका आता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में, वो है जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप. ठीक है, जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप जो है, शिवम तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर हम कर देते हैं. जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप जो है, इसमें बेसिकली आप दो चीजें देखते हो. नंबर वन, व्हाट इज पार्टनरशिप, और दूसरा है डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइप्स ऑफ पार्टनर. सबसे पहले अपने चैप्टर्स को आपको क्लियरली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, इस चैप्टर में है क्या. जब आप ये समझ जाओ इस चैप्टर में है क्या, तो उसके हिसाब से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कराओगे, क्या पढ़ना जरूरी है और क्या पढ़ना जरूरी नहीं है. ठीक है, तो व्हाट इज पार्टनरशिप आपके हिसाब से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत रिपीटेड बेसिस पे, इनफैक्ट जो हमने क्लास में 6 टेस्ट अलग अलग लिए, और अभी आपका एक मॉक टेस्ट होने वाला भी है. ठीक है, करिए मॉक टेस्ट, तो आप इस चीज को पाओगे कि एक क्वेश्चन, और इनफैक्ट पास्ट के जितने भी पेपर आप उठाओगे देखोगे, एक क्वेश्चन म्यूचुअल एजेंसी पे आता ही आता है. तो जो ये पूरा एक टॉपिक है व्हाट इज पार्टनरशिप या एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप, इसमें हमारे लिए जो एक ये लाइन है, द बिजनेस मस्ट बी कैरिड आउट बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन है. आप समझ रहे हो? तो ये आपको एक लाइन हमेशा याद रखनी ही है. और इसके कॉन्टेक्स्ट, मतलब इस पूरे टॉपिक, जैसे कि अब आप करोगे क्या, घर पे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो और इस किताब को लेके बैठे हो और आप लोग ये पैराग्राफ पढ़ने लगे, जरूरत ही नहीं है इसकी. आप इसकी हेडिंग देखिए, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन 50, बस इतना. आगे बढ़िए अगले पे, इस पैराग्राफ को पढ़ने की जरूरत नहीं है. ये एग्जाम में ऑन एनी गिवन डे आप लिख लोगे, देयर मस्ट बी 2 और मोर पर्सन. दूसरा क्या है, एग्रीमेंट. इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लॉ हम लोग पढ़े, इनफैक्ट 3 क्लास में उसको रिवाइज भी किया है. एग्रीमेंट क्या होता है, क्या आप नहीं लिख पाओगे, पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए. सिमिलरली तो ये सब पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं. आप सोचो, इस चैप्टर को आपने स्टार्ट किया और एक पेज कवर हो गया. सिर्फ सेक्शन 4 आपने पढ़ा है ऊपर, जिसमें क्या क्या लिखा था. सेक्शन 4 भी आपको कोई याद करने की चीज नहीं है. एक डेफिनेशन लिखी हुई है, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम, जिसमें से आखिरी लाइन आप याद करोगे ही. इंडिविजुअली दे आर नोन एज पार्टनर, कलेक्टिवली दे आर नोन एज फर्म. जिसका नाम के अंडर काम कर रहे हैं, फर्म नेम. सेक्शन 4 कंप्लीट. कितना आसान है, एक पेज आपका 1 मिनट में ऑन एनी गिवन डे, आप घर पे पढ़ाई कर रहे हो जाना चाहिए. इससे ज्यादा समय इस पेज पे आप दे रहे हो तो आप गलत पढ़ रहे हो, आप एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो, जो कि यूजलेस हो जाएगा. ठीक है, ये रिवीजन के लिए कह रहे हैं, जो पहली बार पढ़ रहा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से कही हुई बात है. ठीक है, कोई ऐसे कोट नहीं कर लेगा कि सर पहली बार में इतना पढ़ना. पहली बार में तो आप हर एक चीज पढ़ते ही डिटेल में. ठीक है, इसके बाद फिर किस पे आते हैं हम लोग, बिजनेस. ठीक है, बिजनेस में आप 2 चीजें जानोगे. पहला क्या, देयर मस्ट बी अ ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन, और दूसरा क्या है, किसी तरह के गेन के लिए आप काम कर रहे हो. बस इतनी चीजें, फिर पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है. फिर हम लोग आते हैं एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट. अगेन ये आप नहीं जानते हो क्या होता है एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट. इसमें आप एक डिस्टिंक्शन हमेशा बताओगे विथ को-ओनर. को-ओनर भी एग्री करते हैं, बट उनका एग्रीमेंट और पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में अंतर होता है. ठीक है, इसके बाद बेसिकली को-ओनर प्रॉफिट की जगह पूरे इनकम को डिवाइड करने की बात करते हैं, जबकि पार्टनरशिप में हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग की बात कर रहे हैं. फिर हम लोग आते हैं म्यूचुअल एजेंसी. अब म्यूचुअल एजेंसी में भी कुछ इंपॉर्टेंट लाइन, जैसे कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप, ये एग्जाम में आ सकता है. व्हाट इज या व्हाट डू यू मीन बाय कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप, आपको पता होना चाहिए. म्यूचुअल एजेंसी के बारे में बात कर रहा है. ठीक है, तो म्यूचुअल एजेंसी के बारे में बात कर रहा है. जो सबसे पहली चीज हमारे सामने आती है, केडी कामत एंड कंपनी. किसी ने टेस्ट में इसका अपने आंसर में केडी कामत एंड कंपनी का नाम नहीं लिखा, जो कि इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि कौन सी 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए इन ऑर्डर टू डिटरमाइन दी पार्टनरशिप. पहला है देयर शुड बी एन एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट, एंड दूसरा है कि द बिजनेस मस्ट बी कैरीड ऑन बाय दी ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. ठीक है, अब इसके बाद केडी कामत आप समझा लिए. ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, अगेन ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप में भी
आपका सबसे इंपॉर्टेंट म्यूचुअल एजेंसी है, एग्रीमेंट एंड शेयरिंग प्रॉफिट आप जानते हैं, आप लिख लेंगे। इसके बाद ये आपको जो 4 पॉइंट यहां दिख रहे हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। कब कब प्रॉफिट शेयरिंग नहीं मानी जाती, किन किन पेमेंट्स को या किन किन डिस्ट्रीब्यूशंस को प्रॉफिट शेयरिंग हम लोग नहीं मानते हैं। सबसे पहला है बाय अ लेंडर ऑफ मनी टू अ पर्सन एंगेज और अबाउट टू एंगेज इन अ बिजनेस। दूसरा सर्वेंट एजेंट फॉर रेम्यूनरेशन। तीसरा बाय अ विडो और चाइल्ड ऑफ डिसीज्ड पार्टनर इन द फॉर्म ऑफ एन्युटी। और आखिरी है प्रीवियस ऑनर या पार्ट ऑनर को कोई भी कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ गुडविल। इसको हम लोग एज एक्सपेंस ट्रीट करते हैं इन चारों को, ना कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। सो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इन व्हाट सिचुएशंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और इनकम इज नॉट ट्रीटेड एज अ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, तो ये 4 पॉइंट आपको एग्जाम में लिखना होगा, ठीक है। जो पास्ट पैटर्न हमने देखा है, ये क्वेश्चन बहुत रेयरली आया है, बट अगेन एक पर्टिकुलर थ्योरी है कि भाई वॉट एवर कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग, इस चीज को एजम्पशन में लेके आप लोग आगे बढ़ेंगे। तो जो कभी नहीं आया है वो कभी भी आ सकता है, उसके लिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहना है। 4 पॉइंट 4 नंबर कितना अद्भुत मेल होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। एजेंसी पे जब हम लोग आते हैं, एजेंसी पे एक और केस हमारे सामने आता है, ठीक है, शांति रंजन दास वर्सेस गुप्ता वर्सेस दर्शन मुर्जमुल, ठीक है। तो इस केस में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें कही थी कि कैसे आप जानेंगे कि भाई पार्टनरशिप है कि नहीं है। पहला यह है कि पार्टीज हैव नॉट रिटेन एनी रिकॉर्ड ऑफ टर्म एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप। दूसरा है नो अकाउंट ऑफ इट्स ऑन। तीसरा है नो अकाउंट वाज ओपन इन एनी बैंक इन द नेम ऑफ पार्टनरशिप। और आखिरी है नो रिटन इंटीमेशन, मतलब कोई पार्टनरशिप डीड नहीं थी। अगर ये चारों मिसिंग हैं तो कोर्ट क्या मानेगी, देयर इज नो पार्टनरशिप। क्लियर है। इसके बाद जो ये डिस्टिंक्शन है, हमने प्रीवियस सेशन में भी जब सेल्स ऑफ गुड एक्ट का हम लोग रिवीजन कर रहे थे, हमने कहा था, अभी फिर से हम इस बात को कह रहे हैं, एक ना एक डिस्टिंक्शन तो कम से कम एग्जाम में आएगा ही आएगा। हाँ, ये हो सकता है 2 आ जाए, 3 आ जाए, इतना 3 तो नहीं होगा, 2 हो सकता है, बट मिनिमम 1 तो आएगा। कौन सा आएगा ये नहीं पता। आपको क्या करना है, कम से कम 4 बेसिस पे डिफरेंस याद रखना है, ठीक है। तो पार्टनरशिप ज्वाइंट कंपनी, इसके बाद अगला क्या है, पार्टनरशिप एंड क्लब। अब यहां पे आप हिंदू इंडिविजुअल फैमिली में भी आप डिफरेंस देख लेंगे। इसमें को ऑनरशिप पार्टनरशिप टेस्ट में हमने दिया था, अभी रिसेंटली जो टेस्ट लिया था, बड़े परेशान तुम लोग भी हुए थे सर क्या डिफरेंस है। देखो 4 डिफरेंसेस हैं। कितने नंबर का क्वेश्चन था वो, 7 नंबर का क्वेश्चन था। 3 अलग अलग डिफरेंसेस पूछे गए थे, जिसमें से एक डिफरेंस था पार्टनरशिप और को ओनरशिप, मतलब 2 नंबर एक क्वेश्चन एक डिफरेंसेस पे अलॉट हुए थे। आप कोई 2 पॉइंट पे भी डिफरेंसेस बताए हैं, नंबर मिलेगा। समझ में आ रहा है। बट क्योंकि यहां 4 है तो हम कोशिश कीजिएगा चारों याद रखा जाए। इसके बाद पार्टनरशिप एंड एसोसिएशन में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। यहां आप अज्यूम करके चल सकते हैं कि एग्जाम में इस पे क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, बट दैट डज नॉट मीन कि इसको आप पढ़ के नहीं जाएंगे। एज आई हैव सेड, व्हाटएवर कैन गो रॉन्ग मे गो रॉन्ग, ठीक है। तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड रहिए, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग काइंड ऑफ पार्टनरशिप में। अगर आप देखेंगे 2 ही तरह की पार्टनरशिप के बारे में बात किया गया है, विद रिगार्ड टू ड्यूरेशन और विद रिगार्ड टू द एक्सटेंड ऑफ बिजनेस। ड्यूरेशन में आपका एट विल है और फॉर फिक्स पीरियड है। ये सब अपने नाम से ही सेल्फ एलेबोरेटरी है। एट विल का मतलब जब पार्टनरशिप चाहे तब, जब पार्टनर चाहे तब पार्टनरशिप को एंड कर सकता है। जबकि पार्टनरशिप ऑफ फिक्स पीरियड में क्या है, देयर विल बी अ लमसम पीरियड जिसके खत्म होने पे पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, ठीक है। विल में जब भी आप लिखेंगे यहां पे चाहे तो एक छोटा सा डाल लीजिए, नोटिस देना जरूरी है। फिर 2 तरह की पार्टनरशिप और होती है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ बिजनेस, पर्टिकुलर पार्टनरशिप और जनरल पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप नाम में लिखा है, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए होगी, पर्पस एंड पार्टनरशिप एंड। जनरल पार्टनरशिप कैसी होगी, वो जर्नल होगी, उसमें कोई पर्टिकुलर फिक्स पर्पस नहीं होगा। ऑब्वियसली बात है, एक बिजनेस फिक्स होगा बट पर्पस फिक्स नहीं होगा। पर्पस कोई भी नया वो लोग कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद पार्टनरशिप डीड, अगेन इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत समय से नहीं आए हैं, तो आप इन सब टॉपिक्स को एक बार सिर्फ देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा डिटेल में आने की जरूरत नहीं है। टाइप्स ऑफ पार्टनर पे आते हैं। टाइप्स ऑफ पार्टनर में अगर आप ध्यान से देखोगे ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और कोई भी इसमें से 2 एनी 2 कैन बी आस्क।
कौन दो होंगे क्या आपको पता है? हमें भी नहीं पता है। हम एक बहुत गेस वर्क करें तो हम किसी कुछ टॉपिक्स को, कुछ पार्टनर्स टाइप को हम इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। जैसे कि पार्टनर बाय होल्डिंग आउट मेरे लिए प्रायोरिटी लिस्ट में 1 पे होगा, क्योंकि ये एक एलोबरेटरी टॉपिक है, इसमें आप स्टॉपल समझाओगे, डिटेल में समझाओगे होल्डिंग आउट क्या होता है। इसी तरीके से आपका स्लीपिंग पार्टनर्स हमारा दूसरे नंबर पे रहेगा इंपॉर्टेंट की लिस्ट में। अगेन ये लिस्ट आपके हिसाब से, आपके इंस्टिंक्ट के हिसाब से बदल सकती है, पढ़ना तो सभी है, ये सारे टाइप्स को आपको पढ़ना है। हम बस एक इंपॉर्टेंट अपने हिसाब से बता रहे हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट आपके रहेगा। अगर इस हायरार्की में ही एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो आप समझिएगा कि मेरा गेस वर्क सही था। नहीं आता है तो आप प्रिपेयर्ड रहेंगे हर एक टॉपिक के लिए, ठीक है। तीसरे नंबर पे आई विल कीप दिस इंपॉर्टेंट, चौथे पे दिस क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है, पांचवे पे इन दोनों को हम इक्वल रेटिंग देंगे। फिर ये मेरा छठे पे रहेगा और ये मेरा छठे पे रहेगा, ठीक है। दिस विल बी माय रैंकिंग। एक्टिव पार्टनर क्या होता है? जो एक्टिवली बनता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इन द कंडक्ट ऑफ अ बिजनेस। स्लीपिंग क्या होता है? जो पार्टनर बन जाता है बट हु डज नॉट टेक एक्टिवली पार्ट इन दी बिजनेस। इसके बाद पार्टनर्स इन प्रॉफिट, जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, सिर्फ पैसा लेने के लिए वो पार्टनर रहेगा, बाकी उसका कोई रिश्तेदारी नहीं रहेगी। और इनकमिंग पार्टनर जो आ रहा है, आउटगोइंग पार्टनर जो जा रहा है, इन एक्सप्लेनेशन से ही आप समझ सकते हैं कि उसको हमने अपने प्रायोरिटी लिस्ट में 6 नंबर पर रखा है। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट इज ऑल्सो नोन एज पार्टनर बाय स्टॉपल। ये पूरा टॉपिक डिटेल में बताया गया है। जो इंसान अपने आप को रिप्रेजेंट करे एज अ पार्टनर और बाकी पार्टनर्स उसको मना ना करें, तो वो भी इंसान जो रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर उसको डिनाई नहीं किया गया है तो अब डिनाई करने से रोक दिया जाएगा एंड दैट पार्टनर विल बी होल्ड आउट एज अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट एंड उसका एक्ट बाकी पार्टनर्स को लाइबल कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं रिलेशन ऑफ पार्टनर्स। रिलेशन ऑफ पार्टनर्स पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन फ्रेम यहीं से होंगे। रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर को भी हम उतनी वेटेज नहीं देते हैं, वहां से दो क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है, रिजोल्यूशन और रजिस्ट्रेशन अपने आप में। बट ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से, ये एक ऐसा चैप्टर है जहां से बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग को मेंटली ज्यादा प्रिपेयर्ड रहना है। जनरल ड्यूटी ऑफ पार्टनर सबसे पहले आपका आता है, क्या है जनरल ड्यूटी? कि आप भैया कॉमन, ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के लिए काम करेंगे फॉर द फर्म, जस्ट रहेंगे, फेथफुल रहेंगे एक दूसरे के लिए। देखिए लॉ जो है ना वो बहुत सिंपल चीज है। जब आप जनरल ड्यूटी की बात करते हैं तो वो एक बहुत बड़ी पिक्चर आपको दिखाता है कि पार्टनर्स आपस में कैसे रहेंगे। वो ग्रेटेस्ट, चलो एक एग्जांपल क्रिकेट का लेते हैं। क्रिकेट में दो बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं साथ में, ठीक है। एक चाहेगा कि अगला वाला आउट हो जाए, अगर दुश्मनी भी होगी फिर भी वो कैसे बैटिंग करेंगे? इन अ ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज ऑफ द टीम। दे विल रिमेन ट्रू एंड जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर। मतलब किसी ने पूछा भैया डीआरएस ले ले, अगला कह रहा नहीं मत लो, बज रहा है, साफ साफ बज रहा है, फिर भी अगला मना कर दे, गलत होगा ना। तो यहां पे पार्टनर्स हमेशा एक दूसरे के लिए फेथफुल रहेंगे, जस्ट रहेंगे और हमेशा काम किस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे? ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज ऑफ द फर्म, ठीक है। इसके बाद अगला है ड्यूटी टू इंडेमनिफाई फॉर लॉस कॉज बाय फ्रॉड। अगर एक पार्टनर कोई फ्रॉड कर रहा है उससे फर्म को लॉस होगा, फर्म को लॉस होने का मतलब है रिमेनिंग पार्टनर्स को लॉस होगा। उस तरह के लॉस जो रिमेनिंग पार्टनर झेल रहे हैं उसको जिसने कमिट किया है फ्रॉड वो पे करेगा, ठीक है। क्या लिखा है? एवरी पार्टनर शैल इंडेमनिफाई द फर्म फॉर एनी लॉस कॉज टू इट बाय हिज फ्रॉड। जिसने फ्रॉड किया है वो इंडेमनिफाई मतलब जो लॉस हुआ है उसको रिपे करेगा, कवर करेगा। फिर आपका क्या आता है? डिटर्मिनेशन ऑफ राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर बाय कॉन्ट्रैक्ट। अब ये बड़ा ही अच्छी चीज है, इनफैक्ट ये चीज ना आपको आगे बहुत जगह मिलेगी। पार्टनर्स चाहें तो अपनी राइट्स एंड ड्यूटीज बाय अ कॉन्ट्रैक्ट डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट प्रोविजन इज सेक्शन 12 एंड नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये एग्जाम में आया हुआ है, आ सकता है और आ गया तो भैया आप लोग को एक बात तो धन्यवाद हमें कह देना चाहिए, ठीक है। क्या है वो इंपॉर्टेंट? हम इसलिए भी मार्क करा देते हैं कई बार क्योंकि एग्जाम में आने के बाद आपको पता होना चाहिए कि आपको
जो भी लोग पढ़ा रहे हैं, मतलब जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, जिस भी टीचर से, किसी की यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, कहीं और आप पढ़ रहे हैं, किसी से कुछ भी देख रहे हैं, हर आदमी अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट बताता है। इसलिए नहीं कि वो सही साबित हो जाए और उसको आप लोग मतलब भगवान ही घोषित करते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट बताया जाता है कि हमारी भी एक रिसर्च है, एक प्रैक्टिस, एक पास्ट ईयर के पैटर्न्स को हम लोगों ने भी एनालाइज किया है, और जो इंपॉर्टेंट लगता है कि भाई यहां से इस बार क्वेश्चन आ सकता है, वो हम लोग मार्क कराते हैं। मे बी ना आए, बट आने के टाइम पे हम अपनी वाहवाही से ज्यादा आपके नंबर की परवाह करेंगे कि आपका नंबर आ जाए। अच्छा, ठीक है। हम फिर कह रहे हैं जो इंपॉर्टेंट टिक लगवाया जा रहा है, इसका मतलब नहीं सिर्फ वही पढ़ के जाना है, पढ़ के सारी सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टी। अब जो सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट मतलब हमने ऊपर पढ़ा है, पार्टीज आपस में डिसाइड कर सकते हैं कोई भी राइट एंड ड्यूटी, पढ़ा है ना। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, नंबर 1 एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक पार्ट इन बिजनेस। नंबर 2 एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डिलिजेंटली हिज ड्यूटी। नंबर 3 एनी डिफरेंसेस अराइजिंग एज टू ऑर्डिनरी मैटर may be decided by the majority of the partner. Number 4 right to access and inspect copies any book inspect and copy any books of account of the firm. इसके बाद in event of death उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को उसका हक मतलब उसका राइट मिले, राइट टू एक्सेस टू द बुक्स, राइट टू इंस्पेक्ट द बुक, राइट टू कॉपी एनी। ठीक है। इसके बाद म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज, अगेन सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज। अभी ऊपर हमने सेक्शन 11 में पढ़ा है, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कोई भी राइट एंड ड्यूटीज डिटरमाइन की जा सकती हैं। यहां पे बाकी चीजें आती हैं। नंबर 1 अ पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन नहीं मिलता है। अच्छा, ये सारी चीजें आप लोग अकाउंट्स में भी पढ़ते हो, अकाउंट्स में पार्टनरशिप में ये सारी चीजें पढ़ते हो। ठीक है। नंबर 2 यहां पे क्या है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्या करेंगे वो लोग, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट, लॉस होने पे नहीं मिलेगा। फिर एनी पार्टनर फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एनी बिजनेस और एडवांसेस बियॉन्ड द अमाउंट ऑफ हिज। अच्छा, ड्राइंग पे कितना मिलेगा, 6% देना पड़ेगा, मतलब पे करना पड़ेगा। ड्राइंग लिए हैं तो देना पड़ेगा 6%। इसके बाद ओके अगर लोन, सॉरी ड्राइंग नहीं है, अगर लोन दिया हुआ है, अगर लोन दिया हुआ है तो वहां 1 सेकंड रुकिएगा। चलिए ठीक है, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो फिर यहां पे क्या है कि अगर किसी भी तरह का, देखिए फर्म सेल इंडिफाई दी पार्टनर, अगर पार्टनर ने किसी भी तरह का एक्सपेंस किया है या कोई भी लाइबिलिटी इंकर हुई है तो फर्म उनको पे करेगी। किस लिए, अगर वो ऑर्डिनरी एंड प्रॉपर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, मतलब जो पार्टनरशिप चल रही है उसके बिजनेस के लिए खर्चा किया है तो, या फिर इन केस ऑफ इमरजेंसी पार्टनर अपनी जब से कोई पैसा लगा रहा है तो फर्म उसको रिपे करेगी। और आखिरी है कि अगर पार्टनर की किसी गलती से फर्म को लॉस हुआ है तो वहां पे फिर क्या होगा, पार्टनर को रीपे मतलब इंडेमनिफाई करना पड़ेगा फर्म को। क्लियर है, आसान है। ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, सेक्शन 14। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि जो भी द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इंक्लूड ऑल द प्रॉपर्टी एंड राइट एंड इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ओरिजिनली ब्रॉट इनटू द स्टॉक ऑफ द फर्म। फर्म के बिजनेस के लिए जो भी प्रॉपर्टी पार्टनर्स लेकर आ रहे हैं उसको पार्टनरशिप प्रॉपर्टी हम लोग मानते हैं। ठीक है। इससे ज्यादा तुम दिमाग लगाना है ना, इससे ज्यादा आपको मेहनत करनी है इन प्रोविजंस में। एक टॉपिक जो इसमें अलग से है वो है गुडविल का। गुडविल के लिए आपको अलग से जानना पड़ेगा, गुडविल इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म एंड उसकी भी वैल्यू होती है। इट इज ऑलवेज रिगार्डेड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ फर्म। फिर आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर्स। जिस प्रॉपर्टी को पार्टनर ने एक्सक्लूसिवली कहा है कि यह फर्म के लिए है उसको फर्म की प्रॉपर्टी मानेंगे। अदरवाइज पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी होगी, फर्म के काम में नहीं आएगी। यहां पे कंफ्यूज मत होना, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, पर ये लाइबिलिटी कब आएगी एग्जिस्टेंस में, जब लाइबिलिटी को पे करने का टाइम आएगा। और जब लाइबिलिटी फर्म अपने पैसे अपने प्रॉपर्टी से नहीं कर पाती है तो पार्टनर के पर्सनल प्रॉपर्टी पे जाते हैं। समझ में आ रहा है। मगर जब तक बिजनेस चल रहा है तब तक पार्टनर की प्रॉपर्टी अलग, पर्सनल प्रॉपर्टी अलग, फर्म की प्रॉपर्टी अलग।
पार्टनर की वो प्रॉपर्टी, जैसे कि ये लैपटॉप है, अगर मान लो अजय सर ने यहाँ कह दिया कि भाई हम इस बिजनेस के लाए हैं, तो अब ये किसका हो गया, ये इस बिजनेस का हो गया। बट अगर जो उनके घर पे रखा हुआ लैपटॉप या जो मेरा अपना खुद का लैपटॉप घर पे रखा हुआ, वो क्या है, वो मेरा अपना है, वो यहाँ का नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, यहां पे लिखा गया है पार्टनर्स ही यूज करेंगे, और किस लिए यूज करेंगे, एक्सक्लूसिवली ओनली फॉर द बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, पर्पस ऑफ द बिजनेस, उसके अलावा कोई पर्सनल पर्पस के लिए उस प्रॉपर्टी को यूज नहीं करेगा। ये सारी बातें सब्जेक्ट टू दी कॉन्ट्रैक्ट है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया गया है कि वो प्रॉपर्टी पर्सनल के लिए भी यूज होगी और बिजनेस के लिए भी, तो कर सकता है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए यूज होगी। इसके बाद पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय द पार्टनर्स। देखो यार, ऐसा है कि प्रॉफिट कमाना ही तो बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं। क्या नहीं कमा सकते हैं, सीक्रेट प्रॉफिट। पर्सनल प्रॉफिट कमा सकते हैं, सीक्रेट नहीं। जो भी कमाओ बताओ, जो हिस्सा फर्म का होता है फर्म को पे करो। समझ में आ रहा है, क्लियर है। इसके अलावा इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन एनी बिजनेस ऑफ अ सेम नेचर, जिस नेचर का फर्म चल रहा है उसी नेचर का कोई भी बिजनेस पार्टनर कैरी आउट करता है और उसको पैसा मिलता है, तो उसको भी शेयर करना पड़ेगा। क्लियर है, कोई डाउट। इसके बाद हम आते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर आफ्टर चेंज इन फर्म। पहले तो ये जान लो कब कब चेंज हो सकता है। ठीक है, नंबर 1 नया पार्टनर आ जाए, 2 पुराना पार्टनर चला जाए चाहे डेथ या रिटायरमेंट के थ्रू, 3 बिजनेस ही बदल जाए, तो जो फिक्स टाइम के लिए था वो फिक्स टाइम खत्म हो और नया टाइम शुरू हो। तो ये सभी को चेंज में हम लोग काउंट करेंगे। इन सभी में क्या होगा, जो राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, देखो जनरली जो पुरानी राइट एंड ड्यूटी होती है वही कैरी फॉरवर्ड होती है अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ एक्सप्रेस एग्रीमेंट। पर उस पुरानी राइट एंड ड्यूटी को भी ट्रांसफर करने के लिए एक नया कागज बनेगा। दोनों में कंफ्यूज मत होना। जैसे कि लेट्स से हमने 11 महीने के लिए एक पार्टनरशिप की है, 11 महीना खत्म हुआ, हमने नई पार्टनरशिप कर ली सेम पार्टनर सेम ऑब्जेक्ट के साथ अगले 11 महीने के लिए। ठीक है, डेट चेंज हो गई, डेट एक्सटेंड हो गई। अब उस केस में क्या होगा, जो डेट एक्सटेंड हुई है, मेरी बात ध्यान समझना, जो डेट एक्सटेंड हुई है उस एक्सटेंडेड डेट के लिए आपको कोई भी नई राइट एंड लायबिलिटी तब तक एप्लीकेबल नहीं होगी जब तक पार्टनर आपस में कोई नया एग्रीमेंट ना करें। मगर एक्सटेंडेड डेट के लिए उन्हें एक नया एग्रीमेंट तो करना पड़ेगा। उस नए एग्रीमेंट में उन्होंने अगर कुछ मेंशन नहीं किया है राइट एंड ड्यूटी को लेके, तो कौन सी राइट एंड ड्यूटी एप्लीकेबल हो जाएगी, पुरानी वाली। अगर उन्होंने कुछ चेंज मेंशन किया है तो उतना चेंज करके पुराना वाला एप्लीकेबल होगा। समझ में आ रहा है। कई बार क्या होता है ना, वाइल राइटिंग आंसर आप लोग गलती करते हो कि आप लोग लिख के आ जाते हो कि नो राइट एंड लायबिलिटी विल बी चेंज। पूरी बात बताओ, न्यू पार्टनरशिप डीड विल बी साइंड, बट if nothing is mentioned in the new deed, then the rights and liability of the old partnership will be applicable on the new one. ठीक है, और यही बात आपको यहां पे लिखी हुई मिल भी जाएगी। remain the same जिस तरह वो पहले थे, unless and until change subject to the contract between the partners, unless and until partners expressly उसको change करें। और ये चारों में लिखा हुआ है, ये चारों में यही बात लिखी है। ठीक है, इसके बाद आपका रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू दी थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी के लिए क्या क्या रिलेशन है जरा देख लेते हैं हम लोग। पार्टनर टू बी एजेंट ऑफ द फर्म, खैर पूरी म्यूचुअल एजेंसी इसी बात पे आ गई। पार्टनर इज एजेंट ऑफ अ फर्म, फर्म इज एन प्रिंसिपल ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, एवरी पार्टनर इज एजेंट फॉर ईच अदर, एवरी पार्टनर इज प्रिंसिपल ऑफ ईच अदर। इंप्लाइड अथॉरिटी, अगेन अनदर टॉपिक विच इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें क्या क्या है ध्यान से समझिएगा। एक्ट ऑफ द फर्म, act of the partner which is done on carrying on in usual way business of the kind carried by the firm binds the firm। जो पार्टनर कोई भी एक्ट करता है वो काम, वो एक्ट बिजनेस जो पार्टनरशिप का है उसके दायरे में रह के किया जाता है, उससे फर्म भी लायबल होगी। बट उसको हम लोग इंप्लाइड अथॉरिटी कहते हैं। बट कुछ चीजें इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं होती है, अनलेस अंटिल देयर इज अ एक्सप्रेस प्रोविजन, ये इंप्लाइड वे में नहीं आएगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ध्यान समझिएगा। सब्जेक्ट अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू अ बिजनेस टू एन आर्बिट्रेशन। एक पार्टनर अपने मन से आर्बिट्रेशन में नहीं भेज सकता है कोई भी डिस्प्यूट। अपने मन से कोई भी बैंक अकाउंट अपने नाम पे नहीं खुलवा सकता है फॉर दी फर्म। कोई इसकी तरह कंप्रोमाइज या किसी तरह क्लेम वो रिलिंग्विश नहीं कर सकता है। विदड्रॉ एनी सूट या प्रोसीडिंग, जो फर्म ने किसी के ऊपर फाइल किया वो अपने मन से विदड्रॉ नहीं कर सकता है।
इसके अलावा एडमिट एनी लाइबिलिटी इन अ सूट, अगर कोई केस चल रहा है उसमें कोई लाइबिलिटी एडमिट नहीं कर सकता इंडिविजुअल पार्टनर। एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी, अपने नाम पे या अपने फर्म के बिहाफ पे, फर्म के ही नाम पे, फर्म के बिहाफ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी भी उसको एक्वायर करने का राइट नहीं है। जब तक एक्सप्रेसली नहीं बोला जाएगा ये सब काम वो नहीं कर सकता है, ये सारे काम कर सकता है कब, जब एक्सप्रेसली बोला जाए। इंप्लाइड कुछ भी नहीं है इसमें से। इसके अलावा दो और पॉइंट है, कौन कौन से, जर्नल ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू दी फर्म, अगला है इंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन द बिहाफ ऑफ, ये सारे काम इंप्लाइड मैनर में वो नहीं कर सकता है। ठीक है, मोड ऑफ डूइंग क्या रहेगा, अगेन देखिए ये सब चीजें ना आप लोग बहुत समय लगाते हैं पढ़ने में, इसमें पढ़ने वाली चीज ही नहीं है, समझिए। एक्ट और इंस्ट्रूमेंट डन और एग्जीक्यूटेड बाय द पार्टनर और अदर पर्सन। एग्जीक्यूटेड का मतलब साइंड एंड रजिस्टर्ड, एग्जीक्यूटेड का मतलब क्या होता है, उसमें साइन होगी पार्टनर्स की। ठीक है, तो किसी भी काम को करने का तरीका क्या होगा, कोई भी एक्ट या इंस्ट्रूमेंट डन और एग्जीक्यूटेड, एक्ट डन इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूटेड बाय पार्टनर। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, उस तरह का पार्टनर का सिग्नेचर, पार्टनर का काम, पार्टनर का डॉक्यूमेंट, पार्टनर का एक्ट फर्म को बाइंड करेगा। क्लियर है, कोई डाउट, कोई डाउट यहां तक। इसके बाद एक्सटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ पार्टनर्स इंप्लाइड अथॉरिटी। पार्टनर्स चाहें तो बाय एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट किसी भी अथॉरिटी को एक्सटेंड या रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। देखो ये आपके किताब में ना बड़ा लेंदी टाइप में करके दे दिया है, समझना चाहोगे तो बड़ा आसान है, एक एक लाइन में बातें हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, पार्टनर्स अथॉरिटी इन इमरजेंसी। अच्छा इमरजेंसी में किशन तुम बताओ क्या करोगे इमरजेंसी में, जो भी करने की जरूरत होगी, अथॉरिटी की बात ही नहीं है, इमरजेंसी में तुम अथॉरिटी देखोगे, तुम्हें जो सही लगेगा उस समय इमरजेंसी से बचाने के लिए वो करोगे ना, वो सारे काम अलाउड है। पढ़ो क्या लिखा हुआ है, अ पार्टनर हैज अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी टू डू ऑल सच एक्ट फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग द फर्म फ्रॉम लॉस एज वुड बी डन बाय पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। हर वो काम जो एक ऑर्डिनरी आदमी करता वो पार्टनर करेगा इमरजेंसी के टाइम पे। ठीक है, फिर आता है इफेक्ट ऑफ एडमिशन बाय पार्टनर्स। यहां से देखिए एडमिशन, यहां एडमिशन मतलब वो पार्टनर का एडमिशन नहीं हो रहा, यहां एडमिशन का मतलब है किसी फैक्ट को मानने की बात कही जा रही है। तो अगर कोई पार्टनर किसी एक्ट या किसी एडमिशन या किसी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, एडमिशन और रिप्रेजेंटेशन मेड बाय अ पार्टनर कंसर्निंग द अफेयर ऑफ द फर्म इज एविडेंस अगेंस्ट द फर्म। अगर पार्टनर कोई बात एडमिट करता है कि हाँ ये चीज हमने की थी या ये चीज हमारे यहां हुई थी, ठीक है, जैसे कि अभी रिसेंटली लेट्स से हमने कुछ बाय किया तो वो पार्टनरशिप फर्म में चलने वाली शॉप है, तो वहां पे एक पार्टनर से मेरी बात हुई, उसने कह दिया हाँ एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिलवा दीजिए इनको, दूसरा नहीं कहा, दूसरे को हमने पूरा पैसा दे दिया, गया जितना पैसा बोला हम देकर आ गए, बाद में हम रिफंड मांगने गए कि हमें रिफंड दीजिए, वो मना कर दिए, हमें कोर्ट केस करना पड़ा। कोर्ट केस में क्या हुआ कि भाई एक पार्टनर आगे कहता है कि ठीक है सर आप पैसा वापस, हमने रिफंड के लिए बोला था, तो ये उसका स्टेटमेंट कि हमने रिफंड के लिए बोला था या हमने डिस्काउंट के लिए बोला था विल बी एन एविडेंस अगेंस्ट दी फर्म। ये एडमिशन, दिस इज द एडमिशन ऑफ अ फैक्ट, तो इट विल बी एन एविडेंस अगेंस्ट दी फर्म, फर्म को पैसा वापस करना ही पड़ेगा। ठीक है, एनीवेज आगे चलते हैं हम लोग। इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर। 4-5 पार्टनर हैं, उसमें से एक ही पार्टनर है जो एक्टिवली काम करता है, उस एक पार्टनर को, जैसे कि घर में तुम लोग 7-8 लोग हो, ठीक है, सिर्फ पापा ही तुम्हारे ऐसे हैं जो काम करने बाहर जाते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, घर पे किसी रिलेटिव ने शादी का कार्ड भेजा, किसके नाम पे होगा? इसी तरह से एक एक्टिंग पार्टनर है, किसके नाम पे नोटिस आएगी? और उस अकेले एक्टिंग पार्टनर को नोटिस देने का मतलब है सभी को नोटिस दे दिया। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत? लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टी। लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टी में क्या है? एवरी पार्टनर इज लाइबल जॉइंटली विद ऑल द पार्टनर्स एंड ऑल्सो इंडिविजुअली फॉर एक्ट ऑफ द फर्म। हर पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए लाइबल होता है, जॉइंटली भी इंडिविजुअली भी। ये दोनों बात क्यों लिखी गई है? लेट्स से कि 2 पार्टनर नहीं दे रहे हैं पैसा, तो थर्ड पार्टी उस एक पार्टनर से ही पैसा वसूल कर सकती है पूरा, मगर वो अकेला पार्टी, अब बचे हुए अकेला पार्टनर बचे हुए दोनों पार्टनर से वो पैसा रिकवरी ले सकता है, क्योंकि ऊपर में पढ़ा है आइडेंटिफाई करना पड़ेगा भाई। ठीक है, इसके बाद लाइबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट एज अ पार्टनर, वेयर by the wrongful act or omission of the partner in the ordinary course of a business
of the firm or with the authority of his partner, loss or injury is caused to any third party, any penalty is incurred, the firm is liable thereof to the same extent as the partner. अगर किसी पार्टनर के किसी गलती से किसी थर्ड पार्टी को कोई लॉस हो रहा है, वो थर्ड पार्टी उस पार्टनर से ही नहीं पूरे फर्म से रिकवरी कर सकती है, पूरा फर्म इक्वली लाइबल होगा उस पार्टनर के गलती के लिए। क्लियर है? कोई दिक्कत? आप में से ऐसा तो नहीं लग रहा है रिवीजन बहुत तेजी से करा रहे हैं? इसीलिए हमने मॉड्यूल पिक किया कि हर एक हेडिंग आपके दिमाग में रहती रहे, और जहां ना समझ में आए आप मेरे से रुक के पूछ लीजिए। फिर आगे चलते हैं हम लोग। लायबिलिटी ऑफ अ फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय द पार्टनर। एक फर्म में पार्टनर्स को बहुत सारे पैसे, 3-4 पार्टनर थे, एक पार्टनर ने पैसे लिए थर्ड पार्टी से, उसको मिस अप्लाई कर दिया, कौन लाइबल होगा उसको पे करने के लिए? पार्टनर तो लाइबल होगा ही होगा, फर्म भी लाइबल हो जाएगी कलेक्टिवली। यही तो म्यूचुअल एजेंसी है, एक पार्टनर की गलती के लिए सारे लोग लाइबल रहेंगे। ठीक है? क्लियर है? इसके बाद राइट ऑफ ट्रांसफरी ऑफ द पार्टनर्स इंटरेस्ट। ठीक है? क्या कहा है? अ ट्रांसफर बाय अ पार्टनर ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द फर्म आइदर एब्सोल्यूट और बाय मॉर्गेज और बाय क्रिएशन बाय हिम of a charge of such interest does not entitle the transferee during the continuance of the firm to interfere in the conduct of the business or to acquire account or to inspect। अच्छा, इसको तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया था क्लास में इस टॉपिक को। ठीक है? बट entitle the transferee only to receive the share। जैसे मान लो ए बी सी 3 पार्टनर है, सी ने अपना शेयर ट्रांसफर कर दिया किसी थर्ड पार्टी को, वो थर्ड पार्टी एडमिट होगी एज अ पार्टनर ओनली व्हेन रिमेनिंग ऑफ द 2 पार्टनर एग्रीज। अगर रिमेनिंग ऑफ द 2 पार्टनर्स एग्रीज नहीं करते तो थर्ड पार्टी विल बी ओनली ट्रांसफर, और उसको क्या मिलेगा? जो प्रॉफिट मिलना था उस सी पार्टनर को वही प्रॉफिट मिलेगा उस ट्रांसफरी पर्सन को। उसके अलावा अनलाइक दी पार्टनर, सी क्या था? पार्टनर था, वो पार्टिसिपेट कर सकता था एक्टिवली, ये ट्रांसफरी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, वो सिर्फ क्या लेगा? प्रॉफिट में हिस्सा। अगर बाकी बचे 2 नए जो पुराने पार्टनर हैं, जो पुराने पार्टनर हैं, अगर वो कह देते हैं ठीक है तुम मेरे पार्टनर बन जाओ, तो नया पार्टनर आ गया, तब तो उसका एज अ पार्टनर राइट होगा। और जब तक वो इन द कैपेसिटी ऑफ ट्रांसफरी है, क्या उसका राइट है अपार्ट फ्रॉम टेकिंग प्रॉफिट? नहीं, सिर्फ प्रॉफिट ले सकता है वो, नहीं। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है? माइनर तो वैसे बाय डिफॉल्ट चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे ये हो इंपॉर्टेंट रहेगा ही। ठीक है? माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर फॉर एनी लायबिलिटी और लॉसेस, माइनर कैन बिकम अ पार्टनर ओनली फॉर प्रॉफिट। यहां पे जो याद रखने वाली चीज है, देखिए माइनर का एक्ट विल मेक द फर्म लायबल बट माइनर विल नेवर बिकम पर्सनली लायबल। यहां जो याद रखने वाली चीज है वो ये है कि जब माइनर मेजर होगा तो ही विल हैव अ राइट ऑफ ऑप्शन of choosing either the partnership or not। 6 महीने के अंदर अगर वो नोटिस दे देता है कि yes I want to become a partner, तो उसको उस फर्म का पार्टनर माना जाएगा। एंड आफ्टर द गिविंग नोटिस वो एज अ पार्टनर, एज अ नॉर्मल पार्टनर ट्रीट होगा, तो लाइबिलिटी भी उसकी अनलिमिटेड हो जाएगी। बट अगर वो 6 महीने में कोई नोटिस नहीं देता है, या 6 महीने में नोटिस देता है कि हम नहीं पार्टनर बनना चाहते हैं, तो उसकी लाइबिलिटी कभी क्रिएट नहीं होगी। वो माइनर होने का जितना प्रॉफिट पा सकता था उतना प्रॉफिट लेगा और निकल जाएगा। क्लियर है? माइनर में इससे ज्यादा कुछ याद करने वाली चीजें नहीं है। 6 महीने वाली बात याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ पार्टनर कमिंग इन एंड गोइंग आउट। अगेन अकाउंट्स आप लोग बहुत डिटेल में पढ़े हैं। लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है? पार्टनरशिप रिकंस्टिट्यूट हो जाती है पूरी की पूरी फर्म, आने वाला पार्टनर गुडविल का अमाउंट लेकर आता है, जाने वाला अपना हिस्सा लेके चला जाता है। आने वाला आने के बाद जो भी एक्ट होंगे उनके लिए लाइबल होगा, जाने वाला जाने से पहले जो एक्ट होते उनके लिए लाइबल होगा, जाने के बाद किसी भी एक्ट के लिए वो लाइबल नहीं होगा। कोई डाउट? रिटायरिंग पार्टनर के संग भी नोटिस वाली बात लगेगी, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। हमने टेस्ट में दिया था, आप लोग कंफ्यूज हो गए थे काफी ज्यादा। रिटायरिंग पार्टनर हैव टू गिव अ नोटिस। अगर वो नोटिस नहीं दे रहा है तो उसके जाने के बाद भी सारे काम जो हो रहे हैं, जब तक नोटिस नहीं दी गई है तब तक के लिए वो लाइबल रहेगा। तो एज सुन एज ही डिसाइडेड टू रिटायर ही हैज टू गिव अ पब्लिक नोटिस। ठीक है? अच्छा, रिटायरिंग पार्टनर है, खुद से नोटिस नहीं दे रहा है, तो बचे हुए जो पार्टनर है वो भी चाहे तो नोटिस देके पब्लिक को इन्फॉर्म कर सकते हैं, बिल्कुल अलाउड है।
ठीक है, विष्णु चंद्र वर्सेस चंद्रिका प्रसाद का एक केस भी यहाँ पे है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट यहाँ पे एक चीज जो लिखी हुई है ध्यान से देखिएगा, हेल्ड दैट एक्सप्रेशन इफ एनी पार्टनर वांट टू डिसॉल्व disassociate from the partnership business in the clause of partnership deed was being constructed comprehends a situation where a partner want to retire from the partnership. The expression clearly indicate that in an event of retirement, partnership business will not come to an. यहाँ पे क्वेश्चन आता है whether on a retirement of a partner, partnership business will come to an. That absolutely depend upon the agreement between the partners. अगर पार्टनर ये बात कह के रखते हैं कि एक पार्टनर रिटायर होगा तो बिजनेस खत्म हो जाएगा, तो माना जाएगा खत्म हो गया, नहीं ऐसा कुछ कहा है, या फिर इस तरह की कोई लाइन लिख दी है कि इफ एनी पार्टनर वांट टू डिसोसिएट लेट हिम डिसोसिएट, इंडिकेट्स कि भाई बिजनेस चलता रहेगा, पार्टनर जाना चाहे तो चाहे, ठीक है। इसके बाद एक्सपल्सन, किसी को निकालना है निकाल सकते हैं, मगर इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेजॉरिटी। मेजॉरिटी ऑफ अ पार्टनर मिलके किसी को भी निकाल सकते हैं इन गुड फेथ। इसके बाद बिफोर, देखो कभी भी लॉ में कोई भी एक्शन लेने से पहले ये दो चीज हमेशा होगी, एक होगा आपका क्या, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, और दूसरा होगा सामने वाले की बात पूरी सुनने के बाद ही आप निकालोगे, दूसरा होगा कि उसको आप नोटिस दोगे। ये नहीं कि सुबह आया दरवाजे नहीं खोल रहे हैं, नोटिस देना पड़ेगा कि आप जाओ, ठीक है। फिर आता है इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है, ध्यान से देखिए, वो एज अ पार्टनर कंटिन्यू नहीं कर सकता है, ठीक है। जिस दिन उसको इंसॉल्वेंट कह दिया गया उस दिन से वो पार्टनर होना बंद हो जाएगा। जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है उसकी स्टेट अब लाइबल नहीं होगी क्योंकि उसका कोई पैसा ही नहीं है। और अगला क्या है, फर्म इज ऑल्सो नॉट लाइबल फॉर द एनी एक्ट ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर आफ्टर द डेट ऑफ एजुडिकेशन। जिस दिन कोर्ट ने उसको एजुडिकेट कर दिया कि इंसॉल्वेंट हो गया है, उसके एक्ट के लिए फर्म भी लाइबल नहीं होगी। एंड अगला है, एक पार्टनर की इंसॉल्वेंसी नॉर्मली रिजल्ट क्या करती है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में, बट पार्टनर्स आर कॉम्पिटेंट टू एग्री अमंग देमसेल्फ कि नहीं वो फर्म बंद नहीं करना चाहते हैं, और एक की एजुडिकेशन विल नॉट गिव रेज टू द डिसोल्यूशन ऑफ। इसके अलावा अगला टॉपिक है डिसीज लायबिलिटी ऑफ एन स्टेट ऑफ डिसीज पार्टनर। इसमें भी अगेन आप इंपॉर्टेंट टिक कीजिए क्योंकि ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन कई बार बनकर आता है। मरने वाले पार्टनर का स्टेट लायबल होगा क्या, कोई भी ऐसा एक्ट जो उसके मरने के बाद हुआ है उसके लिए कोई लायबिलिटी उसके स्टेट की नहीं होगी, ठीक है। द स्टेट ऑफ द डिसीज पार्टनर इज नॉट लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म डन आफ्टर हिज डेथ। कोई दिक्कत। फिर आता है राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस। बस वो क्या नहीं कर सकता है, उस फर्म का नाम यूज नहीं कर सकता है, अपने आप को एज अ मेंबर ऑफ दैट फर्म रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है, और वहां के कस्टमर्स को सॉलिसिट नहीं कर सकता है कि वहां के जो भी क्लाइंट्स हैं, कस्टमर हैं, वो उसके नए बिजनेस में। ये तीन काम नहीं करना, बाकी जो बिजनेस करना है करो, मनाही नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत। इसके अलावा आपका एग्रीमेंट इन रजिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ते हैं, वर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है ये, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आर अलाउड, ठीक है। इसके बाद आता है आपका सेक्शन 37, 30 दो ही और है इस टॉपिक में। सेक्शन 37 क्या कहता है, राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर इन सर्टेन केसेस टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट। मान लीजिए कोई पार्टनर गया और उसने कोई फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट नहीं करवाई, तो फाइनल सेटलमेंट होने तक जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें वो हिस्सा मांग सकता है। मेरी बात ध्यान समझना, वो शेयर मांग सकता है, उस कैपिटल की इंक्रीज वैल्यू मांग सकता है। फाइनल सेटलमेंट होने के बाद वो कुछ नहीं मांग पाएगा। एक बार फाइनल सेटलमेंट हो गया, सब खत्म, क्लियर है। इसके बाद यहां तक इसको बढ़ा के कहा गया है, द आउटगोइंग पार्टनर हिज स्टेट इज एंटाइटल्ड at the option of himself or his representative to such share of the profit made since he ceased to be a partner as may be attributable to the use of his share of the property of the firm or to interest at the rate of 6% per annum। जो उसकी प्रॉपर्टी फाइनल सेटलमेंट हुआ तब तो उसकी प्रॉपर्टी बिजनेस में लगी थी, जो भी यूज हुआ उस पर 6% तक का इंटरेस्ट भी मांग सकता है फाइनल सेटलमेंट हुआ। तो एक बार फाइनल सेटलमेंट हो गया फिर नहीं मांग पाएगा, फिर खत्म, क्लियर है। कोई दिक्कत। सिर्फ हाँ हाँ कह रहे हो कि आप क्लियर है सही में,
रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय चेंज इन फर्म। अगर आपको किसी भी तरह की कंटिन्यूइंग गारंटी मिली है एज अ श्योरिटी, हमने आपके किसी भी लोन के लिए, आप प्रिंसिपल डेटर हो, हमने कोई गारंटी दे रखी है। कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होता है? जितने ट्रांजेक्शन करते हो सब गारंटी के अंदर है। तुम जिस ट्रांजेक्शन को पे नहीं कर पाओगे उसके लिए हमें, तुमने अपने पार्टनरशिप में कोई भी चेंज किया उसके बाद से कंटिन्यूइंग गारंटी खत्म हो जाती है, श्योरिटी लाइबल नहीं होता है। क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग आते हैं तीसरे टॉपिक पे, विच इज आ गया रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ। अब इस चैप्टर में भी देखो, पिछला चैप्टर ना हर एक राइट, हर एक ड्यूटी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है। चैप्टर 2 यूनिट 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको हर एक टॉपिक पढ़ना है। इसमें सिर्फ 2 ही टॉपिक ही हैं, एक है रजिस्ट्रेशन और एक है डिसोल्यूशन। क्वेश्चन टू बी वेरी ऑनेस्ट रजिस्ट्रेशन से नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए इसका ये मतलब है कि नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, आ सकता है बट आना नहीं चाहिए, एक स्टैंडर्ड पेपर में नहीं आता है। ठीक है, एनीवेज ध्यान से देख लेते हैं क्या क्या है। नंबर 1, एप्लीकेशन देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, दे दिया जाएगा सर। उसमें आपका नाम, आपका पता, आपके बिजनेस का पता, सारी चीजें रहेंगी। क्या क्या नाम में इंक्लूड नहीं होता है, प्लीज ये सब चीजें याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में ये सब चीजें अगर आती हैं तो ये सब मतलब ये हल्का टॉपिक है, तो वहां पे आपको डिटेल में जाके लिखना पड़ेगा कि नाम में क्या यूज नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद रजिस्ट्रेशन किसके पास कराएंगे? रजिस्ट्रार के पास। कंपनी में भी है, तो कंपनी में नाम का प्रोविजन थोड़ा अलग है, यहां थोड़ा अलग है। ठीक है, इसके बाद अगर आप लेट रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, कितने रुपए की फीस है? ठीक है, इसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आना भी होगा रजिस्ट्रेशन से क्वेश्चन तो यहां से आएगा, ना कि रजिस्ट्रेशन से। क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है? कोई सिविल सूट नहीं कर सकते हैं आप अगेंस्ट द थर्ड पार्टी एंड द को पार्टनर्स। किसी तरह का रिलीफ नहीं मिलेगा फॉर सेटिंग ऑफ द क्लेम। Aggrieved partner cannot bring a legal action against the other partner. Third party can sue the firm, but the firm cannot sue the third party. ये है disadvantages. ठीक है, और क्या क्या राइट्स होते हैं? नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म डज नॉट इफेक्ट फॉलोइंग राइट, मतलब ये राइट फिर भी रहेंगे चाहे आप रजिस्टर होइए या ना होइए। नंबर 1, राइट ऑफ द थर्ड पार्टी टू sue the firm, थर्ड पार्टी आपके ऊपर sue कर सकती है। ठीक है, एक पार्टनर जा सकता है डिसोल्यूशन के लिए। पावर ऑफ ऑफिशियल असाइनी, रिसीवर ऑफ अ कोर्ट टू रिलीज द प्रॉपर्टी। सेट ऑफ कर सकते हैं अगर 100 रुपए से ऊपर के वैल्यू का एक्सपेंस नहीं है तो। सोचो 100 रुपए की क्या वैल्यू है आज के समय में, बट ठीक है, लॉ है। फिर राइट टू सूट और प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव और हायर। तो यहाँ पे कोई पार्टनर मरता है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या लीगल हायर भी राइट रखते हैं केस करने का, ताकि वो अपना हिस्सा रिकवर कर पाए। क्लियर है? कोर्ट में लिखा है थर्ड पार्टी कैन सू द फर्म, और यहाँ पे एक्सेप्शन में भी लिखा द राइट ऑफ द थर्ड पार्टी टू सू द फर्म और सेकंड पार्टी। कोई अंतर नहीं है सर, ये डीमेरिट है और ये कॉन्सिक्वेंस डीमेरिट में है और ये बता रहा है कि हाँ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या है? सिंपल सी बात है, 2 तरह की बातें होंगी। एक होगा फर्म को डिसॉल्व करने की बात होगी, एक होगा सिर्फ पार्टनरशिप को डिसॉल्व करने की बात। फर्म का मतलब है शटर बंद करो, दुकान बंद करो, आगे बढ़ाओ, निकलते चलो। जबकि पार्टनरशिप को डिसॉल्व करने का मतलब है दुकान खुली रहेगी, सिर्फ जो पार्टनर्स थे उनके बीच के रिलेशंस डिसॉल्व हो गए। ठीक है, अब ध्यान समझो, ये डिफरेंस भी आपको याद रखना होगा। 2 तरह के मोड है, एक है विदाउट कोर्ट ऑर्डर। अब जहां कोर्ट के ऑर्डर की बात नहीं हो रही है वहां पे क्या होगा? एग्रीमेंट, कंसेंट। ठीक है, दूसरा होगा कंपल्सरी डिसोल्यूशन, जहां पे कोर्ट की ऑर्डर की जरूरत है। कोर्ट की ऑर्डर की जरूरत कब पड़ेगी? जब 2 पार्टीज में कोई कंसेंट, कोई एग्रीमेंट नहीं बन पा रहा होगा। फिर क्या है? अनहैपनिंग ऑफ, सॉरी दूसरे कंपल्सरी में ये नहीं है, कंपल्सरी में है इंसॉल्वेंसी एंड अनलॉफुल बिजनेस। सॉरी कंपल्सरी में यहां पे इंसॉल्वेंसी एंड अनलॉफुल बिजनेस है। फिर रिजोल्यूशन ऑफ हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटीजेंसी, कुछ ऐसा हो जाए जिसके कारण आपको फॉर्म बंद करना पड़े। ठीक है, इसके अलावा नोटिस देके आप बंद कर सकते हो अगर एट विल है तो। कोर्ट कब कब डिसॉल्व करेगी? इंसैनिटी के केस में, परमानेंट इनकैपेसिटी, मिसकंडक्ट, परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, और एक और टॉपिक होगा ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, कंटिन्यूअस एंड परपेचुअल लॉस, जस्ट एंड इक्विटेबल क्राउन। ये याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, क्लियर है?
क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन क्या क्या होंगे? पहला, लाइबिलिटी ऑफ फॉर एक्ट ऑफ पार्टनर डन आफ्टर डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के बाद अगर पार्टनर कोई काम करते हैं तो वो लाइबल रहेंगे। कब तक? पार्टनर कंटिन्यू टू बी लाइबल एज सच टू थर्ड पार्टी फॉर एनी एक्ट डन बाय एनी ऑफ देम which would have been an act of the firm if done before dissolution। ठीक है, कब तक? जब तक नोटिस, पब्लिक नोटिस डिसोल्यूशन ना दे। भाई दुकान तो बंद कर दी, पब्लिक को बताओगे कि नहीं बताओगे? जब तक नहीं बताओगे तब तक लाइबल रहोगे, कोई दिक्कत। फिर अगला क्या है? नोटिस कोई भी पार्टनर दे सकता है। नोटिस देने की बाउंडेशन नहीं, कौन देगा? कोई भी पार्टनर, एक पार्टनर भी देते रहेगा। फिर क्या है अगला? राइट ऑफ द पार्टनर टू हैव बिजनेस वाउंड अप। बिजनेस के वाइंड अप करेंगे। वाइंड अप का मतलब क्या है? एसेट्स को सेल ऑफ करेंगे, लायबिलिटी पे ऑफ करेंगे, बचा हुआ अपने घर ले जाएंगे। और आखिरी है, जब तक वाइंड अप नहीं हो जाता है तब तक उस प्रॉपर्टी, उस काम पे अथॉरिटी रहेगी पार्टनर्स की। क्लियर है? एंड द लास्ट टॉपिक फॉर दिस, नहीं सेकंड लास्ट टॉपिक बेसिकली इज एंड ऑल्सो इंपॉर्टेंट वन, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। वो एग्जाम में आ जाएगा तो बार बार कह रहे हैं, आपको पता है क्या कहना है, ठीक है? नहीं आने के केस में आप पढ़ के पूरा जाएंगे, ठीक है? इन सेटलिंग द अकाउंट ऑफ द फर्म आफ्टर रिजोल्यूशन फॉलोइंग रूल, ये आप अकाउंट्स में भी पढ़ते हैं। लॉसेस को क्या करेंगे? पे ऑफ, लॉसेस को इंक्लूडिंग डिफिशिएंसी ऑफ कैपिटल विल बी पेड आउट ऑफ द प्रॉफिट नेक्स्ट आउट ऑफ कैपिटल एंड लास्टली इफ रिक्वायर्ड पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ एसेट्स जो बेचे जाएंगे, ठीक है, उसमें क्या होगा? लायबिलिटी पे ऑफ की जाएगी, कैपिटल पे ऑफ किया जाएगा, लोन पे ऑफ किया जाएगा और आखिरी में जो बच गया वो पार्टनर्स में इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिवाइड कर दिया जाएगा। क्लियर है? इतने आसान टॉपिक हैं, एग्जाम में गलत करके मत आना प्लीज। वेयर देयर आर जॉइंट डेब्ट ड्यू फ्रॉम द फर्म and also separate debt due from any partner, the property of the firm shall applied in first instance in payment of the debt of the firm। उसके बाद कुछ बचा रह गया तो पार्टनर का डेब्ट पे करने के लिए करेंगे, ठीक है? अगर सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनर है तो पहले पार्टनर का डेब्ट, उसके बाद कुछ बचा रह गया तो फर्म की लायबिलिटी। क्लियर है? तो इसी के साथ हमारा पार्टनरशिप एक्ट का रिवीजन कंप्लीट होता है। हम लोग 5 मिनट के ब्रेक के बाद कंपनी लॉ का रिवीजन स्टार्ट करेंगे।